बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रीवियस आर्टिकल पढ़ा उससे आगे चलना है। लास्ट आर्टिकल में आपने देखा किस तरह से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसमें कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है और पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा, यूनिट वेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट वेक्टर है, डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। बेटा, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड अगर फाइंड की जाए तो वो इक्वल टू 1 निकलती है। ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। बेटा, ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया, ये नहायत अहमियत का हामिल है। अब इसको देखते हैं मज़ीद डिटेल में। इसको यूँ भी कहा जाता है कि अगर हम किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसी की डायरेक्शन में एक नया वेक्टर आता है जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये डिफरेंट तरीके हैं, अंदाज हैं बयान करने के। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है। जब आप एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा जो कि उसी की डायरेक्शन में होगा, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर ये जो बेटा हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा है इसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। और जो एरो कैप है ये आप देख रहे हैं कि मैंने यूनिट वेक्टर के ऊपर एक छोटा सा एरो कैप का इस्तेमाल किया है। तो ये यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये यूनिट वेक्टर को शो करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने वेक्टर ए ही लेना है, आप किसी भी अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेटा, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर आपने अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल किया है तो यूनिट वेक्टर भी वही इस्तेमाल कीजिएगा। ये ना हो कि आपने ए लिखा और वहाँ पर यूनिट वेक्टर बी लिख दिया। इसको मज़ीद जानने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सहारा लेते हैं, 2D और 3D का। बेटा, हमारे पास 2D के अंदर अगर हमने एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग स्पेशली यूनिट वेक्टर्स का सहारा लेते हैं। 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं वो है आई, और वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस चीज़ का सहारा लेते हैं वो है जे। तो ये जो आई कैप और जे कैप है ये 2 डायमेंशंस के अंदर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी को अगर हम लोग बेटा 3 डायमेंशन में देखें तो 3 डायमेंशन में हमारे पास चूँकि जेड एक्सिस होता है तो उसके लिए जो तीसरा वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है वो है के। तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों यूनिट वेक्टर्स 3 डायमेंशन में इस्तेमाल होते हैं। बेटा, नॉर्मली हमारे पास यही 3 इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज्ड हमें कुछ दूसरे यूनिट वेक्टर भी इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं, जिसके अंदर पहला एक यूनिट वेक्टर आर कैप है। ये किसी भी पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं। ये पोजीशन वेक्टर क्या है ये अभी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक और यूनिट वेक्टर है एन कैप। इसको हम लोग नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं और ये नॉर्मल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। तो बेटा, इसको हम लोग किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर बना देते हैं तो हम इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, हम लोग पढ़ते हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। बेटा, वेक्टर्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस
वो वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। मीन्स कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों की डायरेक्शन को ऑपोजिट रखा, तो ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में सेम हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल टू है माइनस बी के। ये माइनस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि माइनस, नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में देखते हैं कि माइनस में कोई नंबर लिखा हो तो वो छोटा होता है, जबकि यहाँ पर माइनस शो कर रहा है इसकी रिवर्स डायरेक्शन को। यहाँ पर माइनस जो है वो शो कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन को, ऑपोजिट डायरेक्शन को। तो बेटा अगर आपको किसी भी वेक्टर का नेगेटिव बनाना हो तो आप सिंपली उसकी डायरेक्शन को जो है वो रिवर्स कर दें। नेक्स्ट हम चलते हैं नल वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ये इससे क्या मुराद है, आइए इसको देखते हैं। बेटा अगर हमारे पास एक वेक्टर हो ए और एक दूसरा इसका ऑपोजिट वेक्टर बना लिया जाए माइनस ए, और अगर अब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आप देख सकते हैं कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जब दोनों ये ऐड होंगे तो हमारे पास एक ज़ीरो वेक्टर आएगा। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पर कहा कि ज़ीरो वेक्टर आएगा। तो ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर दोनों एक ही चीज़ होते हैं। अब चूंकि जब दोनों की मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगी तो इसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो कहीं पर भी हो सकती है, हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लिहाजा हम इसकी डायरेक्शन को कहते हैं कि ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। तो फिर आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि अगर मुझे नल वेक्टर चाहिए, ज़ीरो वेक्टर चाहिए, तो फिर मुझे सिर्फ वेक्टर के अंदर उसके नेगेटिव को ऐड करना है। नेक्स्ट है बेटा इक्वल वेक्टर्स। वो वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम होते हैं, यानी कि इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, इसके अंदर इनका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ये मैटर नहीं करता। आइए इसको ज़रा देखते हैं। मेरे पास बेटा ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, मैंने किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में दोनों ले लिए, दोनों की डायरेक्शन मैंने सेम रखी, मैग्नीट्यूड सेम रखा, लेकिन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। तो अगर मैं कहूँ ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो फिर मैं लिखूँगा कि ये a इक्वल्स टू बी है, बिकॉज ये इसकी डेफिनेशन को पूरा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, कोई सी वेक्टर डी वेक्टर ले लें या ई वेक्टर एफ वेक्टर ले लें, तो ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो फिर आपको इस चीज़ से एक बात का अंदाज़ा हो गया, जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं सेम मैग्नीट्यूड वाले, वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। बेटा हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हों, इन दोनों वेक्टर्स को हम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर आता है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है ये वेक्टर ए और बी दोनों से मिलकर बना है, लिहाजा ये दोनों रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों वेक्टर्स ए और बी जिनको मैंने ऐड किया है वो 90 डिग्री के ऊपर हों और फिर इनको ऐड किया जाए तो ये फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो 90 डिग्री के ऊपर रखकर ऐड किए जाए। तो आइए इनको ज़रा देखते हैं कि ऐड कैसे करते हैं। अगर आप बेटा इन दोनों वेक्टर्स ए और बी को ऐड करें और इस तरह से आपने इसको ऐड कर दिया तो फिर ये गलत कहलाएगा, बिकॉज ऐड करने के लिए फर्स्ट का हेड और सेकंड की टेल ज़रूरी है। मैंने तो यहाँ पर टेल को टेल से मिला दिया, लिहाजा इस तरह से आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, आप इस वेक्टर ए की हेड के साथ बी की टेल को इस तरह से ज्वाइन करेंगे एंड देन आप अगर रिजल्टेंट बनाएंगे तो आपके पास ए की टेल को बी के हेड से जोड़ेंगे
तो आर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ए और बी हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर कहलाएंगे। मजीद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को आगे देखते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के ज़रिए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी वेक्टर के बनाते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर पार्ट्स नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लाइन ओ एल के साथ रिप्रेजेंट किया और इसका नाम ए रखा, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अगर मुझे इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं तो फिर मुझे सबसे पहले हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हेड से आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आप बेटा वो परपेंडिकुलर यहाँ पर एक्स के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर वाई के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर कहाँ पे ड्रॉ करना है? अगर आपने एक्स और वाई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और आपने ये देखना है कि परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करना है, तो फिर आपने बेटा परपेंडिकुलर वहाँ ड्रॉ करना है जहाँ पर ये एंगल बना रहा है। तो लिहाजा ये चूँकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो आपको एक्स के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देन ज्वाइन द टेल विथ परपेंडिकुलर एट पॉइंट एम। आप इसकी टेल को पॉइंट एम के साथ ज्वाइन कीजिए एंड देन ड्रॉ अ वेक्टर हेड ऑफ परपेंडिकुलर एट एंड वेयर द हेड ऑफ गिवन वेक्टर इज। फिर परपेंडिकुलर का एरो आपने बनाना है और परपेंडिकुलर का एरो आपने वहाँ बनाना है जहाँ पर गिवन वेक्टर का हेड होगा। तो लिहाजा इस तरह से आपके पास जो है दो पार्ट्स आएंगे। एक पार्ट ओ एम होगा जिसको कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसका नाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग ए एक्स आई के साथ शो करते हैं। सो ए एक्स आई क्या है? ए एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। अब चूंकि बेटा ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसलिए हम इसको आई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। एम एल कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और इसका नाम है वर्टिकल कंपोनेंट। इसको हम ए वाई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट एंड जे चूंकि वाई की तरफ है इसलिए ये वाई डायरेक्शन को शो करता है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल अगर हम लोग चलें तो फिर ए जो है वो हमारे पास ए एक्स आई और ए वाई जे से मिलकर बनता है। इस तरह से आप वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स बनाने के लिए ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनको बस जहन में रखिए कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हेड से उस एक्सिस पर जहां पर एंगल बन रहा है, फिर टेल को परपेंडिकुलर से ज्वाइन कर लेना है और फिर परपेंडिकुलर का एरो वहां बनाना है जहां पर गिवन वेक्टर का एरो होगा। आगे चलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की तरफ कि इनको फाइंड कैसे किया जाए। बेटा इसके लिए मैंने वही डायग्राम जो मैंने प्रीवियसली आपके साथ शेयर की वो बनाई और मैंने देखा कि मेरे पास OLM एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके ऊपर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कोस थीटा अप्लाई किया। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास OM, हाइपोटेन्यूज हमारे पास OL, OM AX के बराबर, OL A के बराबर। तो यहाँ से मैंने जब AX फाइंड किया तो A वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो AX जो है वो A कोस थीटा के बराबर आ गया जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन थीटा अप्लाई की और फिर यहाँ से मैंने AY फाइंड आउट किया जिसको मैं वर्टिकल कंपोनेंट कहता हूँ। तो ये दोनों फार्मूलाज हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने के हैं। हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर कैसे बना सकते हैं?
डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बेटा अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो हम इसके ऊपर पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए स्क्वायर है, बेस ए एक्स है और परपेंडिकुलर ए वाई है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो लेफ्ट साइड से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा ए इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जो कि मैग्नीट्यूड को शो करता है। और अगर हम अगेन ट्राइंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी tan थीटा इस्तेमाल करें तो यहाँ से अगर हम थीटा फाइंड आउट करें तो वो tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स आएगा। तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ से आपको एक बात का अंदाज़ा हो गया कि अगर हम लोग किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें जो है उसका टेंजेंट निकालना पड़ेगा। लिहाजा वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से एक वेक्टर को डिटरमिन करना सीखा। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है पोजीशन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बेटा ऐसा वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली कि हमारे पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हैं A, B। इसको लोकेट करने के लिए मैंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया और इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैंने ओरिजिन को इस पॉइंट P के साथ एक वेक्टर के ज़रिए ज्वाइन कर दिया जिसको मैंने R का नाम दिया। इस R को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ पोजीशन वेक्टर का जिक्र किया था, तो ये वही वेक्टर है। यानी कि पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। मैंने इसके ओरिजिन पे इसका टेल रखा, पॉइंट पर इसका हेड ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक वेक्टर अपीयर हो गया। तो बेटा चूंकि ये 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में वेक्टर R जो है वो ए आई और बी जे के बराबर आएगा और इसकी मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर यही 3 डायमेंशन में बनाया जाए तो ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के होगा और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। तो ये जो सी है ये अलोंग कोऑर्डिनेट पॉइंट अलोंग जेड एक्सिस होगा। तो इस तरह से अगर आपने 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर लिखना हो और उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी हो तो ये इस्तेमाल करेंगे, और अगर 3 डायमेंशन में इसका वेक्टर और मैग्नीट्यूड लिखनी हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में आपने जो भी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े और स्पेशली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ा, इसको डीपली पढ़िएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर थोड़े से इम्पोर्टेंट MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे अभी तक जितना हमने पढ़ा। टिल देन अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।